हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है वापस से अपने एक नए लेक्चर के अंदर। तो जैसा कि हमारा ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर कंटिन्यू ही था, हम लोग यहाँ पर मार्वल के पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो मार्वल के अंदर आज जो है वो है हमारा पेपर नंबर 2 और सेम सेक्शन हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सेक्शन नंबर हमारा था जो इसी के अंदर जो हमारे क्वेश्चन चल रहे थे वो फाइनल अकाउंट ऑफ एंड पार्टनरशिप वाले सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है, यानी आप बोल सकते हैं पेपर नंबर 2 के अंदर यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 47 जो है उसके अंदर यहाँ पर क्या लिख के दिया है। तो जैसा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, तो आपको वैसे ही फॉलो करना है। देखो, आप वो चीज़ को फॉलो करते रहोगे ना तो यू विल डेफिनेटली गेट ए रिजल्ट। अब यहाँ पर क्या है कि पर्टिकुलरली आपको पूरा क्वेश्चंस दे के रखा गया है, तो क्वेश्चन देख के कभी भी डरना नहीं है। एडजस्टमेंट जो है वो भी हम लोगों को यहाँ पर सारी दे के रखी गई है। ये सारी एडजस्टमेंट हम लोगों को यहाँ पे क्या है सॉल्व करनी रहेगी इस पूरे क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या लिख के दिया है कि फ्रॉम अ ट्रायल बैलेंस डेटेड ऑन 31/3/2023, मतलब कि एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर ईयर की बात करी गई है। एंड एडजस्टमेंट, प्रिपेयर अ फाइनल अकाउंट ऑफ एन पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ मोदी एंड दी पाटिल। अब यहाँ पर हमको दो जनों का पर्टिकुलरली अकाउंट दे के रखा गया है, मोदी एंड पाटिल का, और उसके बेस पे से हम लोगों को यहाँ पर क्या है उसका पूरा फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करना है। एकदम क्लियर वे में लिख के दिया है कि डेबिट बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट बैलेंस कौन सा है। तो कोई ज़्यादा चीज़ सोचने की ज़रूरत हमको यहाँ पे नहीं है। डेबिट और क्रेडिट जो दोनों बैलेंस दे के रखे गए हैं, हमको उस चीज़ को कंसीडर करके पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो हम लोगों को यहाँ पे सॉल्व कर देना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने की अगर बात है तो यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा, तो जैसे मैंने आप लोगों को स्टेप्स बताए थे वैसे ही उसी चीज़ को ही फॉलो करके हम लोग यहाँ पर क्या पूरा का पूरा क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि आप लोगों को सबसे पहले एडजस्टमेंट सॉल्व करनी है। एडजस्टमेंट अगर आपने सॉल्व कर दी, इट मीन्स आपका वहाँ पर सबसे बड़ा जो लोड है दिमाग पर वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ का ना टेंशन लेते हुए सीधा हम लोग एडजस्टमेंट को पढ़ते हैं। स्टेप बाय स्टेप एडजस्टमेंट को पढ़ेंगे और जैसे जैसे जिस वे में हमको उसे सॉल्व करनी है हम उसी तरीके से उसको वहाँ पे लिखते जाएंगे। इसके लिए यहाँ पर जो मैंने अकाउंट से वो कौन से प्रिपेयर करे हुए हैं, तो यहाँ पर जो मेरा अकाउंट से सबसे पहले मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है, देन आफ्टर उसके बाद मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसके बाद मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया हुआ है, देन उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया हुआ है, एंड लास्ट इट इज़ माई फाइनल स्टेटमेंट कॉल्ड एज एन बैलेंस शीट। अब यहाँ पर इतने पर्टिकुलरली अकाउंट्स मैंने यहाँ पर क्या है बना के रखे हुए हैं। अब ये सारी चीज़ें जो होती है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों को यहाँ पे कौन सी चीज़ें प्रिपेयर करनी है और नहीं करनी है। एज ए सम प्रैक्टिस मैंने यहाँ पर क्या है सारे के सारे क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे प्रिपेयर किया हुआ है, मतलब जितने भी सारे अकाउंट्स होते हैं वो सारे के सारे अकाउंट्स को मैंने यहाँ पे प्रिपेयर किया हुआ है। अब आगे अगर यहाँ पर बात करें तो क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले लिख के दिया था हम लोगों को क्लोजिंग स्टॉक वॉज 1,05,000 रुपीज़। अब यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री सबसे पहले कहाँ कहाँ पे होती है, तो थोड़ा सा एक रिकॉल करते हैं 11th के अंदर जैसा हम लोगों ने पढ़ा था। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री जो होती है वो टोटली दो जगह पर करी जाती है। सबसे पहले उसकी जो एंट्री होती है वो तो हमारा जो फर्स्ट अकाउंट हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं इसी के अंदर हम लोगों को यहाँ पे करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर हेडिंग लिख देनी है कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ किसका यहाँ पर है, तो भाई जो अकाउंट है वो यहाँ पे है मोदी एंड पाटिल का यहाँ पर है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मोदी एंड पाटिल। डेटेड ऑन, कौन सी डेट का ये अकाउंट हम लोगों को यहाँ पे प्रिपेयर करना है, 31/3/2024 का अकाउंट जो है वो हम लोगों को यहाँ पर क्या है प्रिपेयर करना है। देन आफ्टर उसके बाद हम लोगों को आगे बताया गया था क्लोजिंग बैलेंस। अब देखो यहाँ पर टोटली दो चीज़ें होती है। फर्स्ट जो होगा यहाँ पर हमारा ये डेबिट साइड है, ये हमारा है वो है हमारा क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड में कोई भी चीज़ जो होगी वो हम लोग यहाँ पे किससे लिखेंगे, 2 से लिखने वाले हैं, मतलब 2 से यहाँ पे सारी चीज़ें फॉल करेगी और यहाँ से हम लोग सारी चीज़ें जो है वो बाय से लिखेंगे। 2 और बाय ये सारी चीज़ें कब देखी जाती है, एट द एंड, मतलब कि जब आपके फुल मार्क्स आने वाले होते हैं उस टाइम पर ये सारी चीज़ों को वहाँ पर कंसिडर करा जाता है। देन आफ्टर उसके बेस पे से आप लोगों को वहाँ पे मार्क्स मिलते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोगों को क्लोजिंग स्टॉक लिखना है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बाय क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट। अब देखो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक भी जो है ना वो भी एकदम आसान तरीके से है, यानी कि हम लोगों को डायरेक्टली बता दिया गया है कि भाई 1,05,000 का जो है वो हमारे यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक है। तो वो क्लोजिंग स्टॉक की एक एंट्री मैंने यहाँ पे कर दी। इसी के साथ साथ इसकी दूसरी एंट्री जो होती है वो होगी हमारी बैलेंस शीट के अंदर। तो बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पर अब देखो बैलेंस शीट जो है वो 2 और बाय को फॉलो नहीं करती है। बैलेंस शीट जो है वो डायरेक्टली हम लोगों को यहाँ पे नाम लिखना होता है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक मैंने कौन सी साइड लिखा है, ये मैंने असेट साइड लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। वो चीज़ें पे आप लोगों को ध्यान रखनी है कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हमेशा असेट साइड पर ही फॉल करेगा और उसको हम लोग असेट साइड पर लिखेंगे। आई नो यू नो एवरीथिंग बट फिर भी स्टिल इट्स अ वर्क। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हम लोगों को असेट साइड पर फॉल कर दी है। नेक्स्ट जो बताया गया है कि भाई अ परचेज बिल ऑफ ₹15,000 इज रिसीव फ्रॉम द क्रेडिटर्स। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि भाई एक परचेज का बिल है कोई,
15,000 रुपये का जो हम लोगों को क्रेडिटर से मिला है और उसको अभी तक हम लोगों ने रिकॉर्ड करा नहीं है। इट मीन्स इट्स एन क्लियर साइन ऑफ द पर्टिकुलरली क्वेश्चन। यहाँ पर क्या बताया गया कि भाई परचेज बिल है, तो हम लोगों को इसकी एंट्री कहाँ पे करनी रहेगी, परचेज के अंदर। अब परचेज हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, तो हम लोग लिखते हैं सबसे पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहली हेडिंग फर्स्ट छोड़ दूंगा मैं, सेकेंड यहाँ पे लिखूंगा टू परचेज अकाउंट। अब परचेज अकाउंट के अंदर जो भी अमाउंट आएगी उसके अंदर यहाँ पर मुझे क्या कर देना है, प्लस करना है। क्या चीज़ को मुझे प्लस करना है, अनरिकॉर्डेड परचेज। अब यहाँ पर अनरिकॉर्डेड परचेज जो है वो कितने की है यहाँ पर, सो अनरिकॉर्डेड परचेज इट वॉज इन 15,000 रुपीज़। तो यहाँ पर 15,000 रुपये की मेरी अनरिकॉर्डेड परचेज है जो मैंने लिखी नहीं है, तो मैंने यहाँ पर उसको लिख दिया। अब हमेशा एडजस्टमेंट की 2 एंट्री होती है, तो एक परचेज की एंट्री यहाँ पर हो गई। और ध्यान रखो परचेज किसके साथ कनेक्टेड है, सो परचेज इज कनेक्टेड विद एन क्रेडिटर्स और सेल्स इज कनेक्टेड विथ एन डेटर्स। तो यहाँ पर क्रेडिटर्स के अंदर इसकी एक सेकेंड एंट्री जो है वो यहाँ पे होने वाली होगी ही और हमको करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर क्रेडिटर्स मैं लिख देता हूँ। तो मेरा यहाँ पे क्रेडिटर्स, जितने भी क्रेडिटर्स होंगे उसके अंदर मुझे यहाँ पर क्या कर देना है, प्लस अनरिकॉर्डेड परचेज। अब अनरिकॉर्डेड परचेज जो है वो कितने की हो गई यहाँ पर, 15,000 रुपीज़ की जो है वो अनरिकॉर्डेड परचेज मैंने यहाँ पे लिख दी। लास्ट में टोटल करके हम लोग उसे बाहर लिख देंगे, बट इट इज़ ऑल अबाउट दी लास्ट केस जब टोटल और सारी चीज़ें बाहर लिखी जाती है। देन आफ्टर उसके बाद बोला गया प्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन एट द रेट 5% ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स। अब फर्नीचर और फिटिंग्स मुझे क्वेश्चन में से लिखना पड़ेगा, फिर ही मैं डेप्रिसिएशन उसके ऊपर कंसिडर कर पाऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले फर्नीचर एंड फिटिंग्स क्वेश्चन के अंदर कितना दे के रखा गया है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है फर्नीचर एंड फिटिंग्स 23,000 रुपीज़ एंड कॉस्ट प्राइस इज एन 30,000 रुपीज़। तो यहाँ पर सबसे पहले तो फर्नीचर एंड फिटिंग्स जो भी मुझे यहाँ पे दिया गया है सबसे पहले इसकी एंट्री मैं करूँगा। तो इट इज़ कमिंग इन द बैलेंस शीट, मतलब इसको मुझे बैलेंस शीट के अंदर लिखना है। देखो यहाँ पर ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती है, लेकिन बट आप लोगों को यहाँ पे सारी चीज़ों का ध्यान रखना रहेगा। अब यहाँ पर सबसे पहले तो मेरी सारी की सारी मेरी फिक्स्ड एसेट्स आती है, तो मैं ऊपर एक छोटी सी एक हेडिंग डाल देता हूँ, फिक्स असेट्स। और फिक्स असेट्स के अंदर भी यहाँ पर क्या चीज़ें लिखनी है, सबसे पहले तो मैं यही लिखूँगा मेरा फर्नीचर। और फर्नीचर यहाँ पर कितना लिखूँगा, 23 या 30, बट ऑब्वियसली 23 ही मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब आप लोग पूछोगे कि 30 क्यों दिया हुआ है, तो 30 यहाँ पर जो दिया गया है वो मुझे इसका डेप्रिसिएशन ढूंढने के लिए दिया गया है। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर जो है वो मुझे किस पे कैलकुलेट करना है, 30,000 रुपीज़ के ऊपर मुझे कैलकुलेट करना है। सो 30,000 का इंटू यहाँ पर कितना परसेंटेज दे के रखा गया था, तो वो परसेंटेज को मुझे कंसिडर करना है। 5% बोला गया था। सो 30,000 का जब कभी भी आप लोग यहाँ पर 5% करोगे, सो 30,000 का 5% करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 1,500 रुपीज़ आ जाएगा। और ये मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो होता है वो असेट्स में से माइनस होता है। सो यहाँ पर मैं लिख दूंगा सबसे पहले तो मेरा डेप्रिसिएशन 1,500 रुपीज़। और टोटल करके अगर आप लोग साथों साथ बाहर लिख सकते हैं दैट वाज एन ग्रेट, और अगर नहीं लिख सकते हैं तो आप लोग उसे बाद में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अभी मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो ये जो भी मेरा आंसर आया है उसको मैं यहाँ से क्या कर दूँगा, माइनस कर दूँगा इस 1,500 को, और 1,500 को माइनस करने के बाद बाहर लिखेंगे यहाँ पर 21,500। तो ये मेरी हो गई यहाँ पर असेट्स और इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट। अब डेप्रिसिएशन की सेकंड एंट्री होती है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। सो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हेडिंग भी कुछ इस तरीके से रहती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/2024। और फिर हम लोगों को यहाँ पर सेम चीज़, ये जो है ये हमारा डेबिट साइड है, ये जो है ये हमारा क्या है, क्रेडिट साइड है। डेबिट के अंदर यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिख देंगे हमारा टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन कितना दिया है हम लोगों ने यहाँ पर, 1,500 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन हम लोगों ने यहाँ पे दिया है। अब उसके बाद उसी के अंदर लाइन में आगे और भी चीज़ें लिखी हुई थी। और चीज़ें क्या लिखी हुई थी, तो सबसे पहले यहाँ पर आगे बोला गया था फर्नीचर एंड फिटिंग्स एंड ऑफिस इक्विपमेंट एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी कि एक और चीज़ के ऊपर भी मुझे डेप्रिसिएशन देना है जिसका नाम है ऑफिस इक्विपमेंट्स। ऑफिस इक्विपमेंट्स 10,000 के है और उसका कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना है यहाँ पर, 15,000 उसका कॉस्ट प्राइस है। अब यहाँ पर ऑफिस इक्विपमेंट्स वापस से हम लोग यहाँ पर असेट्स में आ जाएंगे और असेट्स के अंदर आके यहाँ पर सबसे पहले लिखूंगा मेरा ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट है ऐसे 10,000 का, लेकिन बट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है तो सेम चीज़, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट। तो यहाँ पर कितना दे के रखा था, 15,000 का अगर मैं यहाँ पर 5% निकालता हूँ तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 750 रुपीज़। तो यहाँ पर माइनस करूँगा मैं, माइनस डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा यहाँ पर, माइनस करने के बाद 750, और इसको माइनस करके जब अगर हम लोग बाहर लिखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 9250। और इस 750 की सेकंड एंट्री कहाँ करनी है, वापस से हम लोगों को हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख दूंगा टू डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस
इक्विपमेंट, और यहाँ पर ये जो भी मेरा ऑफिस इक्विपमेंट है इसके ऊपर डेप्रिसिएशन मतलब कि 750 रुपीज़ जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इतनी चीज़ें लिखने के बाद नेक्स्ट जो है वो चीज़ क्या बोल के रखी, तो मेरा यहाँ पे थर्ड एडजस्टमेंट तक की सारी एंट्रीज मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दी है। फोर्थ नंबर में लिखा हुआ है कि ₹1000 पेड इन एडवांस फॉर एन इंश्योरेंस प्रीमियम। अब यहाँ पर इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो एडवांस में पे किया हुआ है मैंने ऑलरेडी। अब ईयर एंड के अंदर क्या होता है कि जितनी भी चीज़ आपने एडवांस में पे की है ना वो आप लोगों को माइनस कर देनी। क्यों? बिकॉज कि आपको जो है वो एकदम प्योर प्रॉफिट चाहिए। आपको ये पता चलना चाहिए कि भाई इस साल का जो है वो पर्टिकुलरली प्रॉफिट कितना हुआ है। नेक्स्ट ईयर भले आपने एडवांस में पे कर दिया, डेट वाज इन ग्रेट, वो आप नेक्स्ट ईयर में कंसिडर कर देंगे, देन आफ्टर उसको आप उसको वहाँ पे प्लस करके कंसिडर कर सकते हो। बट इस ईयर मैंने उसको अगर एडवांस में पे किया और मुझे इस ईयर का प्रॉफिट जानना है टू इंश्योरेंस, अब यहाँ पर टू इंश्योरेंस प्रीमियम के अंदर भी जितने का भी इंश्योरेंस प्रीमियम होगा इसमें से माइनस क्या करना पड़ेगा मुझे, मेरा प्रीपेड, मेरा मतलब कि प्रीपेड जो है पेड, और प्रीपेड कितना है यहाँ पे 1000 रुपीज़ का जो है ये प्रीपेड है, ये मैंने यहाँ पर माइनस कर दिया। और इसी प्रीपेड की जो दूसरी एंट्री है वो कहाँ पर होगी, मेरे असेट्स के अंदर होगी। क्यों? बिकॉज कि मैंने इसको एडवांस में पे किया है। इसको हम लोग बोल सकते हैं पेड इन एडवांस, या तो फिर आप डायरेक्टली इसको प्रीपेड भी नाम दे सकते हो। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेरा प्री पेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस कितने से पे किया है मैंने यहाँ पे 1000 रुपीज़ से, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मेरा 1000 रुपीज़ प्रीपेड इंश्योरेंस। तो ये एडजस्टमेंट नंबर 4 जो है वो भी यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट आगे बोला हुआ है मुझे कि 12% इंटरेस्ट इज रिसीवेबल। अब यहाँ पे ध्यान रखना, रिसीवेबल मतलब क्या होती है, हमारी इनकम होगी ऑन टेंडर्स डिपॉजिट। टेंडर्स डिपॉजिट्स के ऊपर मुझे क्या बोला यहाँ पे 12% इंटरेस्ट जो है वो मिलने वाला है। तो यहाँ पर टेंडर डिपॉजिट देखो सबसे पहले दे के रखा है टेंडर डिपॉजिट, और यहाँ पे डेट दे के रखी गई है 1/10/2022 से हम लोगों ने टेंडर डिपॉजिट किया है 6000 रुपीज़ का। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखो टेंडर डिपॉजिट जो है वो आएगा कहाँ पे। सो टेंडर इट इज़ अवर असेट्स। ये जो टेंडर है ये हमारी क्या है, ये हमारी असेट्स है। तो सबसे फर्स्ट एंट्री जो है इसकी वो आने वाली है असेट्स के अंदर। पहले तो मैं इसकी टेंडर की एंट्री कर देता हूँ असेट्स के अंदर, एंड देन आफ्टर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसके ऊपर चीज़ कैसे कैलकुलेट करी जाती है। सो यहाँ पर मेरा आ जाएगा टेंडर डिपॉजिट 6000 रुपीज़ का मेरा टेंडर डिपॉजिट। आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, या तो आपको लिखना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर बाहर भी लिख सकते हो। तो 6000 रुपीज़ का जो है वो टेंडर डिपॉजिट जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब टेंडर डिपॉजिट के बाद आगे मुझे क्या बोला था, इसके ऊपर मुझे जो है वो इंटरेस्ट मिलेगा। सो यहाँ पर इसी के नीचे लिख देता हूँ इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन टेंडर डिपॉजिट। यहाँ पर इंटरेस्ट जो है वो क्या है, बाकी है। कितना परसेंटेज इंटरेस्ट मिलना चाहिए मुझे टेंडर डिपॉजिट के ऊपर, टेंडर डिपॉजिट के ऊपर मुझे यहाँ पे 12% इंटरेस्ट मिलना चाहिए। सो मेरा टेंडर डिपॉजिट जो है उसकी जो डेट दे के रखी गई थी वो यहाँ पे क्लियरली बताई है। वो बोला था कि भाई 1/10 को जो है वो मैंने यहाँ पर मेरे टेंडर को क्या है मैंने डिपॉजिट किया है। अब 1/10 से लेके 31/3/2023 तक का जितना भी कैलकुलेशन होता है वो सारा कैलकुलेशन, यानी कि आप मान सकते हो यहाँ पर 6 मंथ का जो भी है वो मुझे यहाँ पर क्या है कैलकुलेशन करना है। अब इंटरेस्ट भी किस तरीके से कैलकुलेट होगा, 6000 का। अब यहाँ पर मुझे कुछ परसेंटेज दे के रखे गए हैं, अगर मुझे यहाँ पर परसेंटेज दिए हुए हैं तो वो परसेंटेज को मुझे कंसीडर करना रहेगा। यानी कि मुझे यहाँ पर 12% इंटरेस्ट जो है वो मुझे बताया गया था कि भाई टेंडर डिपॉजिट के ऊपर 12% इंटरेस्ट जो है वो मुझे यहाँ पे देना है। तो मैंने 12% इंटरेस्ट दे दिया। अब कितने मंथ के लिए इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो ये इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पे टोटली 6 मंथ के लिए दिया जाएगा। तो 6/12 यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे, टेंडर डिपॉजिट जो है वो आप लोगों को यहाँ पर कितना मिल जाएगा, तो आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा 360 रुपीज़ का जो है वो आप लोगों को यहाँ पर इंटरेस्ट मिला है, या तो फिर मिलने वाला है आउटस्टैंडिंग के हिसाब से। तो यहाँ पर 360 रुपीज़ का जो है वो मुझे क्या है टेंडर डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट जो है वो मिलने वाला है। अब ये यहाँ पर क्या होगी, ये मेरी इनकम होगी। क्यों? बिकॉज कि अभी तक मिला नहीं है, मिलने वाला है। सो यहाँ पर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ही क्रेडिट साइड मेरी इनकम को मैं यहाँ पर रिकॉर्ड करूँगा। अब यहाँ पर क्या लिखूँगा, बाय आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन टेंडर डिपॉजिट, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 360 रुपीज़ के हिसाब से उसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा। सो ये हुआ मेरा यहाँ पे टेंडर डिपॉजिट की बात, मतलब एडजस्टमेंट नंबर 5 जो है वो मेरा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब एडजस्टमेंट नंबर 6 में क्या बोल के रखा है, प्रोवाइड 2% बेड डेट रिजर्व ऑन डेटर्स। अब यहाँ पे सबसे पहले डेटर्स मुझे ऊपर ढूंढने पड़ेंगे। क्यों? बिकॉज के ऊपर मुझे जो है वो यहाँ पे बेड डेट रिजर्व देना है। सो यहाँ पे डेटर्स जो है वो क्वेश्चन के अंदर दे के रखे 1,50,000 रुपीज़ के। तो यहाँ पे डेटर्स की जो एंट्री है वो हमारी आएगी असेट साइड पे। सो यहाँ पे सबसे पहले असेट साइड पे मैं लिख दूंगा मेरे डेटर्स,
और डेटर्स जो है वो मेरे यहाँ पर है 1,50,000 रुपीज़ के जो है वो हमारे डेटर्स है। इसके ऊपर यहाँ पर क्या बोल के रखा था, मुझे बैड डेट रिजर्व जो है वो मुझे यहाँ पे ढूंढना है। सो बैड डेट रिजर्व जो होगा वो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, सबसे पहली बात बैड डेट रिजर्व जो है वो मुझे यहाँ से क्या करना रहेगा, माइनस करना रहेगा, माइनस बैड डेट रिजर्व। और बैड डेट रिजर्व जो है वो कितना परसेंटेज बोल के रखा था यहाँ पे 2%। तो वो चीज़ भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी कि 2% जो है वो बैड डेट रिजर्व बोला गया है। सो 1,50,000 का अगर मैं यहाँ पे 2% करता हूँ तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा। सो यहाँ पर जो आंसर है वो हमारा हो जाएगा 3,000 रुपीज़। अब जब मैं यहाँ पर इसका 3,000 रुपीज़ जो है वो अगर मैं यहाँ से माइनस कर दूंगा बैड डेट रिजर्व में से, सो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा मेरा, तो मेरा आंसर जो है 1,47,000 रुपीज़ जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। सो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, जो ये मेरा बैड डेट रिजर्व है उस चीज़ को मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करके डायरेक्टली जो था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये जो चीज़ इतनी मैंने यहाँ पे लिखी है, अब ये सारी की सारी चीज़ों को क्या करना है, यहाँ पर मुझे बेस लेते जाना है और आगे की जितनी भी वर्किंग्स है उसको मुझे यहाँ पे सॉल्व करना है। वर्किंग्स का मतलब क्या है कि सारी एडजस्टमेंट सॉल्व हो चुकी है, अब मुझे ऊपर वाला क्वेश्चन जो है उस चीज़ को यहाँ पे सॉल्व करना है। सो अब अगर मुझे उस चीज़ को, या तो फिर आप बोल सकते हैं कि उस क्वेश्चन को अगर मुझे यहाँ पे सॉल्व करना है, सो उसके लिए तो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना रहेगा और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो बैड डेट की जो मैंने एक एंट्री करी है उसकी दूसरी एंट्री भी यहाँ पे करनी रहेगी। सो यहाँ पर इस पर्टिकुलर बैड डेट की जो है वो दूसरी एंट्री अगर मैं करता हूँ तो इसकी दूसरी एंट्री कहाँ पर आएगी, पर्टिकुलरली मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ही इसको यहाँ पे फॉल करेंगे हम लोग। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर भी यहाँ पर अभी मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था बैड डेट का जो है पूरा एक फॉर्मेट होता है। बैड डेट का मतलब टैट वाला जो है वो पूरा फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पर जो है मैंने बैड डेट लिखा है टी वाला, और अभी मैंने डायरेक्टली जो एडजस्टमेंट के अंदर सॉल्व करा BDR, क्योंकि T88T आता है तो यहाँ पर बैड डेट रिजर्व जो है एडजस्टमेंट वाला वो भी यहाँ पे प्लस ही होता है। तो उस चीज़ को भी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डायरेक्टली मैं प्लस कर देता हूँ। तो प्लस करने का मेरे को कितना है यहाँ पे 4,000 रुपीज़ को जो है वो मुझे यहाँ पर क्या है प्लस करना है, क्यों, बिकॉज की सॉरी, और यहाँ पर बैड डेट रिजर्व जो है वो मेरा यहाँ पर कितना है 3,000 है और उसको मुझे यहाँ पर क्या है प्लस कर देना है। और प्लस करने के बाद जो भी आंसर आएगा उस चीज़ को मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, बाहर ले जाऊँगा और फिर मेरा आंसर जो है उसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता रहूँगा। अब आगे की बात अगर मैं करूँ यहाँ पे, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को, मतलब क्या क्वेश्चन के अंदर जितनी भी चीज़ें दे के रखी गई है उन सभी चीज़ों को क्या है मुझे यहाँ पे लिखना है। अब उन चीज़ों को लिखने के लिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें कंसिडर करते जाना है। सो सबसे पहले जो है वो मेरा है ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक को यहाँ पर कहाँ लिखा जाएगा, अभी ध्यान रखो ये जितनी भी चीज़ दी है इन सबकी एक एक एंट्री होती है। ये जितनी भी चीज़ यहाँ पर दे के रखी गई है इन सभी की क्या होती है, एक एक एंट्री ही करनी रहती है पूरे के पूरे अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरा क्या है, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक है। अब ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर कितना है मेरा 30,000 का जो है वो मेरा ओपनिंग स्टॉक है। तो यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे टू ओपनिंग स्टॉक। और ओपनिंग स्टॉक कितना है मेरा यहाँ पे 30,000 रुपीज़ का जो है वो मेरा ओपनिंग स्टॉक है। नेक्स्ट मुझे आगे क्या देके रखा गया, परचेज 4 लाख रुपीज़ का है। सो यहाँ पर परचेज जो है वो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 4 लाख रुपीज़। इन दोनों का अगर मैं टोटल करूँगा तो बाहर मुझे आंसर मिलेगा मेरा 4,15,000 रुपीज़ का। सो 4,15,000 रुपीज़ का जो है वो मैंने यहाँ पे टोटल करके लिख दिया। नेक्स्ट जो है वो है हमारा डेटर्स 1,50,000 रुपीज़ के। सो डेटर्स की एंट्री यहाँ पर हो चुकी है, इन तीनों की एंट्री हो गई। कैश एंड बैंक जो है वो मुझे यहाँ पर कितना दे के रखा गया 12,000 रुपीज़ से। सो कैश एंड बैंक जो है वो हमारा आएगा बैलेंस शीट के अंदर। तो यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर मैं लिख देता हूँ मेरा कैश एंड बैंक सीधा 12,000 रुपीज़ का। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कैश एंड बैंक 12,000 रुपीज़ के हिसाब से। देन आफ्टर नेक्स्ट मुझे उसके आगे क्या देके रखा गया है, तो उसके आगे मुझे क्वेश्चन के अंदर देके रखा गया है मेरा रेंट एंड टैक्सेस। तो ये मैंने लिख दिया रेंट एंड टैक्सेस जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आ जाएगा 3,000 रुपीज़ से। सो यहाँ पर मैं प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर लिख दूंगा मेरा रेंट एंड टैक्सेस। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा मेरा टू रेंट एंड टैक्सेस। और रेंट एंड टैक्सेस जो है वो कितना है यहाँ पर 3,000 रुपीज़ से दे के रखा गया है। देन आफ्टर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो मुझे दे के रखा गया इंश्योरेंस प्रीमियम 9,000 रुपीज़ का। सो इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो 9,000 रुपीज़ का जो भी दे के रखा गया था वो मुझे यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर लिख देना है। मतलब यहाँ पर इंश्योरेंस प्रीमियम का एंट्री ऑलरेडी मैंने करा हुआ है। और आप लोगों को भी ध्यान रखना है, देखो जो जो एंट्रीज आप लोगों ने करके रखी हुई है ना उस चीज़ को आप लोगों को यहाँ पर रिपीट नहीं करना है, उस चीज़ का आपको पूरा ध्यान रखना है। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप उसको एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग द एडजस्टमेंट उसी टाइम पर आप उसको सॉल्व कर दो पूरी एंट्री को, तो फिर आप लोगों को बाद में याद रखने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। और अगर आप लोगों को ऐसा है कि भाई आपको याद रख पा रहे हो बाद में भी,
सो यू कैन कंसिडर एंड यू कैन स्टार्ट फॉर वर्किंग अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा 8,000 रुपीज़ जो है वो मेरा यहाँ पर इंश्योरेंस प्रीमियम का आ जाएगा टोटल करने के बाद। देन आफ्टर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो मुझे यहाँ पर क्या दे के रखा गया, सैलरी 42,000 रुपीज़ के हिसाब से सैलरी दे के रखी गई है। सो रेंट के बाद यहाँ पर क्या लिखूँगा, सबसे पहले मैं 2 सैलरी, और सैलरी भी कितनी देनी है यहाँ पर 42,000 रुपीज़ के हिसाब से मुझे यहाँ पर सैलरी देनी है। सो सैलरी के बाद नेक्स्ट जो है वो मुझे क्या दे के रखा गया क्वेश्चन के अंदर, कैरेज इनवर्ड एंड कैरेज आउटवर्ड। देखो दोनों चीज़ें बहुत ही शानदार चीज़ें हैं। एक चीज़ जो है ना वो ट्रेडिंग में आती है और एक चीज़ जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आती है। तो सैलरी की एंट्री मैंने यहाँ पर कर दी। कैरेज इनवर्ड जो है ना वो हमारा आता है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पर, और कैरेज आउटवर्ड जो है ना वो हमारा आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पर। यानी आती दोनों चीज़ डेबिट ही है लेकिन बट अकाउंट अलग है। कैरेज इनवर्ड 18,000 रुपीज़ का है यहाँ पे। सो मैं यहाँ पर कैरेज इनवर्ड जो है वो मैं यहाँ पे लिखूँगा 18,000 रुपीज़ का, और इसके आगे आ जाएगा 2 कैरेज इनवर्ड, और उसके बाद जो नेक्स्ट मुझे यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर देख रखा गया था कैरेज आउटवर्ड 21,000 रुपीज़ का। तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 2 कैरेज आउटवर्ड 21,000 रुपीज़ का। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो मुझे क्वेश्चन के अंदर क्या दे के रखा गया है, तो कैरेज इनवर्ड कैरेज आउटवर्ड हो गया रिकवरेबल क्लेम्स। अब देखो यहाँ पर ये जो रिकवरेबल क्लेम्स हैं इस चीज़ को आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके बहुत सारे लॉजिक्स है इसको सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर इसकी एंट्री एट द एंड जाकर असेट्स में ही आती है, और असेट्स के अंदर भी आप दो तरीके से लिख सकते हो। एक आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो बाहर, या तो फिर सेकंड आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसको कैश एंड बैंक जो आपका होता है दोनों में से किसी में भी आप लोग उसको क्या कर सकते हो यहाँ पर प्लस भी कर सकते हो। सो रिकवरेबल क्लेम अभी जो है मैं उस लोग इसको डायरेक्टली बाहर लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, तो जिससे क्या है कि मेरे को जो आंसर है वो फटाफट यहाँ पे सॉल्व हो सके, बिकॉज बाहर के अमाउंट को मैंने यहाँ पे क्या करना रहता है, टोटल करना रहता है। सो रिकवरेबल क्लेम जो है मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ रिकवरेबल क्लेम कितने का था, 2,000 रुपीज़ का था रिकवरेबल क्लेम। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी। अब रिकवरेबल क्लेम को लिखने के बाद नेक्स्ट जो है वो क्या, लॉस बाय फायर 3,000 रुपीज़। अब लॉस अगर कोई भी चीज़ होती है तो सीधी सी बात है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट साइड उसको आना ही पड़ेगा। क्यों, बिकॉज कि वो लॉस हो रहा है। सो यहाँ पर आ जाएगा लॉस बाय फायर 3,000 रुपीज़। और यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया ये जो है ये क्या दे के रखा था आपको, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस दिया। ट्रायल बैलेंस की सिर्फ सिंगल एंट्रीज होती है और डबल एंट्री होती नहीं। रिकवरेबल क्लेम भी हो गया, लॉस भी हो गया। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। और कोई भी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट होता है या प्रिलिमिनरी होता है, दिस ऑल आर कंसिडर्ड एज एन फिक्टिशियस असेट्स। अभी के लिए मैं सिर्फ आपको नाम बता रहा हूँ। फिक्टिशियस असेट्स क्या होता है, किसे कहते हैं, वो मैं आपको आगे आने वाले लेक्चर में बताऊंगा, या तो फिर इस सारी चीज़ों के ऊपर ये असेट्स क्या होती है, लाइबिलिटीज़ क्या होती है, इन सब के ऊपर भी एक वीडियो ऑलरेडी प्रिपेयर हो रहा है। उसके बेस पे मैं आप लोगों को वहाँ पे वो ज़्यादा से अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिक्टिशियस असेट्स जो है वो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है। अब यहाँ पर मेरा फिक्टिशियस असेट्स की बात करी गई तो असेट साइड ही आएगा यहाँ पर, और असेट्स के अंदर यहाँ पर सबसे लास्ट में मैं लिख दूंगा यहाँ पर मैं एडवर्टाइजमेंट ADV डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट कितने का देके रखा गया था, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो है वो मुझे क्वेश्चन के अंदर जो था वो मुझे यहाँ पे देके रखा गया है 4500 का। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 4500 से। अब यहाँ पर इतनी चीज़ें लिखने के बाद फर्नीचर हो गया, ऑफिस इक्विपमेंट हो गया, टेंडर्स हो गया। बिल्स रिसीवेबल जो है 10,500 के थे, तो बिल्स रिसीवेबल की एंट्री यहाँ पर आ जाएगी मेरे फिक्स एसेट्स के नीचे। यहाँ पर मैं लिख दूंगा मेरा बिल्स रिसीवेबल 10,500 रुपीज़ के हिसाब से। क्यों, बिकॉज के आगे और कहीं लिखने की जगह नहीं थी, इसलिए मैंने फिक्स एसेट्स के नीचे इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया है। नहीं तो ये ऐसे तो डेटर्स के नीचे आता है यहाँ पे। अब यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल के बाद नेक्स्ट जो है वो है हमारा बेड डेट। बेड डेट जो है वो 4,000 का है, वो आएगा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। बेड डेट टी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। सो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 4,000 से बेड डेट। नेक्स्ट जो है वो मुझे यहाँ पर और आगे क्या देके रखा गया था, बेड डेट हो गया। नेक्स्ट जो है वो मेरा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है। अब इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस जो है वो भी मेरा यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ही आएगा यहाँ पे। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर यहाँ पर मेरा आ जाएगा मेरा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। अब इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को भी मैं यहाँ पे लिख दूंगा टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस जो है वो यहाँ पर कितने का है,
2000 रुपीज़ का है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, तो वो चीज़ भी मैंने यहाँ पे लिख दी। सो 2000 का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस लिखने के बाद जो है वो डेबिट साइड की सारी चीज़ें खत्म होती है। क्रेडिट साइड के ऊपर अगर हम लोग आते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को देके रखी गई है कैपिटल 50,000 दोनों की। सो दोनों की जो भी कैपिटल हम लोगों को यहाँ पे नीचे बैलेंस शीट के अंदर ही डायरेक्टली मेंशन कर देनी है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो मैं छोटी सी एक हेडिंग डाल दूंगा, क्यों, बिकॉज कि यहाँ पर मुझे दोनों चीज़ें लिखनी है। सबसे पहले तो कैपिटल ऑफ एम, और यहाँ पर जो सेकंड है वो है हमारा यहाँ पर पी। अब यहाँ पर एम की जो कैपिटल है वो है हमारी 50,000 रुपीज़ की, और पी की जो कैपिटल है वो भी हमारी कितनी है, 50,000 रुपीज़ की है। और इसके अंदर यहाँ पर जो भी डिविजिबल प्रॉफिट आता है उसको हमको यहाँ पर क्या है, प्लस कर देना है डिविजिबल प्रॉफिट को, और इधर भी क्या आ जाएगा, प्लस डिविजिबल प्रॉफिट, और फिर उसको हम लोगों को क्या है, बाहर लिखना है। और अगर वो चीज़ हम लोगों को नहीं पता है डिविजिबल प्रॉफिट क्या है, सो वी कैन डिवाइड इन द इक्वल रेशियो, उसको हम लोग इक्वल रेशियो में वहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। सो कैपिटल की एंट्री यहाँ पर हो गई। क्रेडिटर्स जो है वो भी 50,000 के है, सेल्स जो है वो 6 लाख का है। सबसे पहले क्रेडिटर्स की एंट्री कर देते हैं। क्रेडिटर्स जो है वो हमारे आएंगे लाइबिलिटी साइड पर ही, तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी क्रेडिटर्स लिखे हुए थे। 50,000 रुपीज़ के जो है वो क्रेडिटर्स है हमारे यहाँ पर, और इसके अंदर 15,000 को क्या है यहाँ पे प्लस कर देना है, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 65,000 रुपीज़। और नेक्स्ट जो था वो हमारा सेल्स था 6 लाख रुपीज़ का, तो यहाँ पर सेल्स जो है वो हमारा आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख दूंगा बाय सेल्स अकाउंट करके, और ये सेल्स जो है वो कितने का देके रखा गया था, 6 लाख रुपीज़ का जो है वो यहाँ पर सेल्स हमको देके रखा गया है। सो इसी के साथ यहाँ पर जितनी भी एंट्रीज़ होनी थी वो सारी एंट्रीज़ जो है वो क्या यहाँ पे फिनिश होती है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है इसी का हम लोग यहाँ पे टोटल करेंगे। सो ट्रेडिंग अकाउंट का जब हम लोग टोटल कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसके अंदर 6 लाख प्लस 1,05,000 अगर मैं यहाँ पे इन दोनों का प्लस करता हूँ तो मुझे यहाँ पर आंसर कितना मिल जाएगा, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर आंसर लिख देता हूँ मेरा 705,000, मतलब 7,05,000 रुपीज़। और यही टोटल मैं क्या करूँगा, मेरा डेबिट साइड पे लिख दूंगा 7,05,000 रुपीज़ से। इसमें से ऊपर की जितनी भी चीज़ें हैं इन सबको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट। और यही ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो आगे ट्रांसफ़र होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। सो यहाँ पर जो हमारा है ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो हम लोगों को यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 2,42,000 रुपीज़ का जो है वो हमारा यहाँ पर हम लोगों को ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। और यही ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग आगे क्या है ट्रांसफ़र करेंगे, किस में ट्रांसफ़र करेंगे, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले मेरा बाय ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कितने से आ जाएगा यहाँ पर, सो ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो आ जाएगा मेरा 2,42,000 रुपीज़ से जो है वो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा यहाँ पर। अब इसके अंदर भी सेम चीज़ करनी है हम लोगों को, डेबिट साइड का जो है वो पूरा टोटल करेंगे और उसमें से क्रेडिट साइड वाला टोटल करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो हाल फिलहाल यहाँ पर देखेंगे तो हमारा जो क्रेडिट साइड का जो वैल्यू है वही यहाँ पर बड़ा है, 2,42,360 रुपीज़। और यही चीज़ जो है वो मैं यहाँ पर भी लिख दूंगा 2,42,360 रुपीज़। अब इसमें से मुझे क्या करना है, डेबिट साइड की सारी चीज़ों को माइनस कर देना है। 2,42,360 में से डेबिट साइड की सारी चीज़ों को क्या कर देंगे, हम लोग माइनस कर देंगे। बट माइनस करने से पहले इसको हम लोगों को टोटल करके बाहर लिख देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 7,000 प्लस 3 करेंगे तो हम लोग यहाँ पर आ जाएगा 7,000। एंड ये जितनी भी चीज़ें देके रखी गई है ये सारी चीज़ों को मुझे क्या कर देना है, यहाँ पर माइनस कर देना है। सो जब आप इन सारी चीज़ों को माइनस कर रहे हो तो आप लोगों का पूरा कंसंट्रेशन क्वेश्चन के अंदर ही होना चाहिए, बिकॉज अगर एक चीज़ भी गलत माइनस हो गई तो फिर आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो वहाँ पे गलत होने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो सबसे पहले इन सबको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देते हैं यहाँ। सो यहाँ पर जब हम लोग माइनस करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पर आंसर मिल जाएगा हमारा 1,54,110। अब इसी चीज़ को मुझे आगे क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। क्यों, बिकॉज कि यहाँ पर आगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं है, तो यही चीज़ को मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। और इसके आगे यहाँ पर आप 2 नाम लिख सकते हो। वैसे तो ये P&L है तो यहाँ पर ये नेट प्रॉफिट आना चाहिए, बट यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट ही डायरेक्टली लिखेंगे। क्यों, बिकॉज कि यहाँ पर हमको इसको डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, इसीलिए। सो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिखता हूँ मेरा 2 डिविजिबल प्रॉफिट करके, और डिविजिबल प्रॉफिट जो है वो दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दोनों मतलब कौन से मेरे पार्टनर थे, M एंड P। सो M और P के अंदर यहाँ पर कोई भी रेशो मुझे बताया गया नहीं है, तो मैं यहाँ पर इसको इक्वली डिवाइड कर दूंगा। इक्वली डिवाइड करने के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 77055। जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो फर्स्ट वाले का आंसर भी इतना आएगा, सेकंड वाले का आंसर भी यहाँ पर कितना आ जाएगा,
5। सो इस तरीके से यहाँ पर मैंने डिविजिबल प्रॉफिट को जो है वो दोनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब इसी के साथ साथ ये जो डिविजिबल प्रॉफिट जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इसको मुझे क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल के अंदर यहाँ पर मुझे प्लस कर देना है। सो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों को यहाँ पे लिख दिया है और यहाँ पर भी क्या करेंगे, वापस से लिख देंगे 77055। इन दोनों को यहाँ पे टोटल करेंगे तो यहाँ पर इन दोनों का टोटल आ गया 1207055 करके, और यहाँ पर भी आ जाएगा 12705 करके। और इन सारी वैल्यूज़ का जब हम लोग यहाँ पे टोटल करेंगे तब तो मुझे यहाँ पर आंसर जो है इस पूरी मतलब कि जो लायबिलिटी साइड है इसका आंसर जो है मुझे यहाँ पर कितना मिलेगा। सो लायबिलिटी साइड का जो आंसर है वो मुझे यहाँ पर मिलेगा 319,110, मतलब कि 3,19,110। और इसी तरीके से जब मैं यहाँ पर मेरी असेट साइड का टोटल करूँगा तो असेट साइड का टोटल करने पर भी आंसर यहाँ पर कितना मिल जाएगा मुझे, 3,19,110 करके। सो यहाँ पर ये जितनी भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ों को क्या करा है मैंने पहले कंसीडर करा है, सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे लिखा है। लिखने के बाद ही पूरा का पूरा जो आंसर है वो आपका वन गो के अंदर पूरा का पूरा आंसर जो है वो क्या आप लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। सो इस तरीके से यहाँ पर जो था ये था हमारा मार्वल का पेपर नंबर 2 और उसको हम लोगों ने यहाँ पर क्या है सॉल्व किया है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पर हम लोग और भी इसके जितने पेपर्स हैं उन लोगों को भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे सेम ही सेक्शन के लिए और फिर आगे और जितने भी सेक्शन हैं उन सब के लिए भी। सो तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच। और आप हो सके तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जिससे क्या है कि आप लोगों के साथ साथ आपके फ्रेंड्स का भी वहाँ पर थोड़ा सा बेनिफिट हो जाए। तो उसमें क्या है कि आपका भी बेनिफिट है और आपके फ्रेंड्स का बेनिफिट वहाँ पर हो जाएगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।